दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए शौर्य पंडित का। इस समय हम मौजूद हैं धनबाद। धनबाद, झारखंड, कोयलांचल, आप कुछ भी कह लीजिए। लेकिन आज हम आपको रूबरू कराएंगे उन शख्सियात से जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से बना झारखंड, कहाँ से नींव पड़ी और कैसे परिवर्तन हुआ लोगों की सोच में कि उन्होंने झारखंड को इस इंटेंसिटी के साथ में स्वीकार किया है और आज डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है। उन लोगों से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है झारखंड को बनते ही, नींव पड़ते हुए। और उनमें से कुछ वो लोग भी हैं जिन्होंने उस फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए ही कार्य किया। आइए स्वागत करते हैं अपने गेस्ट का, तहीरुद्दीन साहब और राजपाल साहब। इनका नाम बड़ा लंबा चौड़ा है और परिचय भी बहुत लंबा चौड़ा है, तो बेहतर यह होगा कि अपना परिचय यदि इनके स्वयं से लिया जाए तो कहीं रहता। तो कुछ बताएंगे झारखंड के बारे में, किस तरह से बना। और सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके विषय में। मैं बेसिकली बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता था कि लेकिन अखबार जगत में आया और उस समय बिहार था, लेकिन हमने झारखंड संवाद नाम नाम से अखबार, अपना दैनिक अखबार शुरू किया, जिसका उद्घाटन आज जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और उनके पिता, जिनको कि दिसोम गुरु कहा जाता है, वो अभी दुनिया में नहीं है, वो शिबू सोरेन जी ने ही उद्घाटन किया। उस समय झारखंड की मांग बड़े जोरों शोरों से उठ रही थी। यहाँ उसके 3 नायक थे, विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय और श्री शिबू सोरेन जी। तो विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय, ये फिर बाद में ये लोग तीनों अलग अलग हो गए। शिबू सोरेन जी ने अपनी पार्टी बनाई झारखंड मुक्ति मोर्चा, और उनकी मांग जोरों शोरों से, वो कांग्रेस सरकार में कोयला मंत्री भी रहे और हमेशा संसद में वो अपनी झारखंड अलग राज्य में बनाने की मांग की आवाज उठाते रहे। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे यही वजह है कि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर, यहाँ बहुत खनिज संपदा है, लेकिन यहाँ के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा था। यही इतने बिजली के पावर प्लांट है, लेकिन यहाँ के लोगों को बिजली नहीं नसीब होती थी। और यहाँ के जो आदिवासी है, उन लोगों को 2 टाइम का खाना भी नहीं नसीब होता था। ये शिबू सोरेन जी ने उन लोगों के बीच रहकर ये समझा, और महाजनी प्रथा एक चलती थी गांवों में, जिसमें सारे आदिवासियों का शोषण किया जाता था। शुरुआत में शिबू सोरेन जी का जो नाम उठा और ये चर्चा में, यही महाजनी प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन शुरू किया, और धीरे धीरे ये अलग झारखंड राज्य की मांग उठाने लगे। और ये अलग झारखंड राज्य जब से बना, हालांकि आज भी आदिवासियों को वैसा न्याय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन पहले की अपेक्षा आदिवासियों की स्थिति में बहुत सुधार आया है। जैसे कि यहाँ इन्होंने सीएनटी एक्ट लगा दिया, जिससे कि आदिवासियों की जमीन नहीं बिके, कोई दूसरा खरीद नहीं सके, इन लोगों की जमीन सुरक्षित रहे। हालांकि इससे देख ली, एक तरफ का तो इनका विकास भी रुका है, इसी वजह से इनके पास अपार जमीन है, होते हुए ये नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि सीएनटी एक्ट लग गया है। अगर दूसरे लोग, दूसरी जाति के लोग, अपनी जमीन रहती है तो बेच के बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन ये बेच नहीं सकते, बेचारे अब मजदूरी करते हैं। हालांकि इनका आरक्षण कोटा जो अभी की वर्तमान सरकार है, ये आदिवासियों पर बहुत ध्यान दे रही है, और हम लोगों को उम्मीद है कि इस सरकार के नेतृत्व में झारखंड के आदिवासी जो है निरंतर प्रगति के पथ पर जा रहे हैं और जाते। एक प्रश्न और था कि जब उस समय झारखंड की मांग चल रही, क्या राजनीतिक उठापटक? राजनीति उठापटक थी इस समय, थी कि सिर्फ एक ही शख्स का चेहरा सामने बार बार आता था झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर, ये शिबू सोरेन। हालांकि उस समय एक सांसद से ए.के. राय जी, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, वो उनकी अलग पार्टी है, मार्क्सवादी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिससे अभी धनबाद से 2 विधायक में है, और वो अपने अकेले सांसद हुआ करते थे, इस पार्टी के संस्थापक थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं इससे पिछड़ गए, इस आंदोलन से, और विनोद बिहारी महतो जी से वो भी पिछड़ गए। हालांकि आज विनोद बिहारी महतो जी को भी कहा जाता है कि ये झारखंड आंदोलन के बहुत बड़ा प्रोदा थे। हाँ। लेकिन मेन हुआ कि शिबू सोरेन जी ने अपनी मांग को बहुत जोरदार ढंग से संसद पर रखा, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 15 नवंबर 2000 को 3 राज्य बने, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड अलग राज्य बना। उस समय झारखंड राज्य की स्थापना हुई। तब से लेकर आज जितनी तरक्की हालांकि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ने की है, झारखंड में इतनी खनिज संपदा रहने के बावजूद भी झारखंड उतनी तरक्की नहीं कर पाया। ये यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य है। कहीं यही वजह तो नहीं है कि खनिज संपदा बहुत ज्यादा है, इसी वजह से विकास ना हो पा रहा? खनिज संपदा की यहाँ लूट हो रही है। अच्छा। खनिज संपदा की, एक्चुअली खनिज संपदा का लाभ स्थानीय लोगों को तो मिल ही नहीं पा रहा। उनकी जमीन लेकर के उन्हीं की जमीन पर उत्खनन किया जा रहा है, और उनको नौकरी भी नहीं दी जा रही है, और भरपूर उनका जो है मिलना चाहिए मुआवजा, वो भी नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से स्थानीय लोगों की तरक्की नहीं है। हालांकि यहाँ बाहर के जितने भी लोग आए हैं, पंजाब से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं,
या उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों की। वो सारे ही यहाँ जितनी तरक्की किए हैं, उतनी तरक्की यहाँ लोगों के स्थानीय लोगों को नहीं कर पाए। कारण है कि वो ये समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक ये जो है विकास की गति अभी तक नहीं पहुंची है। हालांकि हमारे अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनका ये प्रयास है कि ये काम हो, समाज के अंतिम छोर वाले व्यक्ति तक विकास की जो है रोशनी और लौ पहुंचे। अब देखिए, कोई ऐसी विशेष घटना जो उस समय सुर्खियों में ना आ पाई हो झारखंड बनने से पहले, या ऐसा कोई किस्सा जिसको हमारे दर्शक जानना चाहें, क्योंकि देखिए ये नया राज्य बनना ही नहीं, एक नए राज्य का जन्म ही है। जन्म से पीड़ा भी जुड़ी होती है, हर्ष भी जुड़ा होता है, कई जगहों पे शुभकामनाओं का दौर होता है, लेकिन जाहिर सी बात है विभाजित होकर बना था, तो विभाजन की जितने भी इतिहास रहा है वो थोड़ा पीड़ादायी जरूर रहा है। क्या कुछ ऐसा हुआ था कि जहाँ पे जनहानि हुई हो? जनहानि तो याद नहीं हुई, लेकिन यहाँ ऐसे जो बिहार के लोग बसे हुए थे या उत्तर प्रदेश से या बाहर से लोग आके बसे हुए थे, उनके मन में एक जरूर ये ठेस पहुंची कि अब यहाँ झारखंड बनने का लाभ हम लोगों को नहीं मिले। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो बिहार के जो लोग यहाँ नौकरी करते थे और अब यहाँ के स्थानीय लोगों को एक 1932 का खतियान इन्होंने शुरू किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने। ये 1932 के खतियान में जिनका नाम होगा उन्हीं को स्थानीय सारा फायदा मिलेगा या स्थानीय नौकरी मिलेगी, उसके लिए एक अलग आरक्षण किया गया। उस समय का SIR कह सकते हाँ, 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 उस समय का ये एफआईआर ही कह सकते हैं। तो इससे बाहर से आए लोगों के मन में थोड़ा-सा हुआ, नई सरकार बनी बीजेपी की, तो उसमें कुछ यहाँ के जो जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्होंने ये बात शुरू की, तो इसके पीछे यहाँ के जो बाहर से लोग आए हुए थे, विधायक बने थे, उन्होंने विरोध किया, उनकी सरकार गिरा दी। और उसके बाद अर्जुन मुंडा जो कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस बात को धीरे-धीरे जो है, उन्हें टरकाए रखा और इस तरह से रखा कि ये लोगों को फ़ील नहीं हो। तो आज ये बाहर के लोग आए हुए हैं, उस समय उनके मन में बहुत पीड़ा थी। बहुत से लोग या नौकरी करने वाले लोग अपना बिहार कैडर चूज़ कर लिए और बिहार चले गए। हालाँकि ये अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में जो सरकार ये भी, उन्होंने इस पीड़ा को बहुत हद तक कम किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने तो और ही कम कर दिया। इनके मन में अब ये भेदभाव नहीं है कि कोई बाहर का है, लेकिन ये एक मुद्दा ज़रूर है 1932 के खतियान का, जिनको रह के जो यहाँ के लोकल यूनियन है या लोकल स्थानीय लोगों का जो एक बना हुआ है संगठन, बार-बार ये माँग उठती रही है कि 1932 के खतियान वालों को ही नौकरी दी जाए, उनको ही प्रेफ़रेंस ज़्यादा मिले, हर चीज़ में उनको ये मिले। जबकि अभी हेमंत सरकार सोरेन इसके पक्ष में मेरे को लग रहा है कि नहीं, और वो सभी को ये जो है नौकरी यहाँ मिल रही है और अच्छे ढंग से सब लोग रह रहे हैं। सर्वाइवल? ठीक-ठाक हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के तरह ये राज्य इतनी खनिज संपदा होने के बावजूद वो तरक्की नहीं कर पाया। क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे वजह यही हुई है कि यहाँ के जो नेता हैं, उन लोगों का कहीं न कहीं अपना पर्सनल स्वार्थ आ जाता है। कहीं न कहीं वो अपने निजी स्वार्थ की वजह से जनता की भलाई करने में चूक जा रहे हैं और ये उनको हर माने मूल्यों की जो राजनीति है, इस राजनीति को छोड़ के उनको ऊपर आना होगा और जनता के स्वार्थ में ये काम करना होगा, तभी झारखंड की तरक्की संभव। बहुत उम्दा। अब आपको ले चलते हैं और वार्तालाप करते हैं। अभी मुद्दे बाकी हैं, अभी मुद्दे बाकी हैं, अभी गोष्ठी, ये वार्तालाप अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान स्थिति की ओर ले चलते हैं और उस समय की स्थिति जानते हैं। तहीरुद्दीन साहब, जो कि एशियन टीवी के एडिटर हैं, पोल इंचार्ज हैं और पत्रकारिता से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। इनसे जानते हैं कि इनका अनुभव क्या रहा बिहार से झारखंड बनने में और मौजूदा रहीक साहब, कुछ थोड़ा-सा इस पे प्रकाश डालिएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, पूरी टीम को। ऐसा है कि झारखंड बिहार से जब अलग हुआ, लोगों को बहुत आशाएँ थी, अपेक्षाएँ थी, आकांक्षाएँ थी, लेकिन आज 25 वर्ष झारखंड को हो चुका। स्थापना दिवस भी मनाया गया, हर साल मनाया जाता है, लेकिन ये 25 वर्ष, ये रजत समारोह मनाया जा रहा है। एक झारखंड युवा हो चुका है 25 साल में ही। लेकिन झारखंड को 25 साल में जहाँ तक होना चाहिए था, वह अभी भी बहुत पीछे है और उसका कारण रहा, जबकि देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जो ही आए, बाबूलाल मरांडी से लेके, मधु कोड़ा से लेके, अर्जुन मुंडा से लेके, शिबू सोरेन भी बने मंत्री जो आंदोलन के नेतृत्व करता थे,
झारखंड बनाने में जिनकी अहम भूमिका थी। उसके बाद उनका पुत्र अभी हेमंत सोरेन वो भी है। आदिवासी ही मुख्यमंत्री बना जी, लेकिन आदिवासियों के लिए सिर्फ राजनीति हुई, उनके नाम पर राजनीति हुई और कुर्सी की राजनीति होते आई। और खनिज संपदा की उस समय भी लूट होती थी, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। उस समय खदानें हुआ करती थी, जो अंग्रेजों के समय की बनाई हुई खदानें थी। उन खदानों में बालू भराई के नाम पर, जहां से कोयला की निकासी होती है वहां बालू भर के उस जगह को समतल करने का रहता है। तो बालू घोटाला हुआ, सीबीआई जांच हुई और हत्याएं भी हुई उसमें। और आज स्थिति यह है कि यहाँ पर कोल इंडिया के कई अंग हैं, जिसमें बीएसएल भी एक है। वो बीएसएल की खदानें यहाँ ज्यादा थी। उसके बाद सेल, इसको की खदानें, टाटा की खदानें। लेकिन आज एक भी खदान नहीं है, सारी खदानें बंद हो चुकी हैं। आज ओपन माइंस, जिसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है, आउटसोर्सिंग का अभी चलन प्रथा चल पड़ा है। जो ऊपर ऊपर धरती के नीचे आग लगी है, ऊपर ऊपर कोयला निकाला जा रहा है और कई परत दर परत कोयला होता है जो नीचे दबा का दबा रह गया है। और दबा रह जाने के कारण उसमें आग का जो है वो आग जो है बढ़ते जा रहा है। और आग के नाम पर, आग बुझाने के नाम पर अरबों का राशि जी जी जी, लेकिन आग नहीं बुझी, आग और उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती गई। जाहिर साहब, एक और प्रश्न यहाँ पे बन रहा था कि ये जो खदानें बंद हुई, आउटसोर्सिंग शुरू कर दी जी, इससे यहाँ के लोगों को भी नुकसान हुआ होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, प्रकृति को भी नुकसान। तो इसके उत्तरदायी कारण क्या रहे? जी, ऐसा है कि कोयला की निकासी, खदानों को बंद करने के बाद, खदान भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ने के बाद, है ना, घोटाला पर घोटाला के बाद, उसमें अफसर भी शामिल थे, नेता मंत्री भी थे, ये भी लोग राजी भी बने होंगे सभी। जोर जी जी, कई लोगों की जाने गई। चास नाला खदान दुर्घटना हुआ, उसमें बहुत लोगों की जाने गई। बागड़ी खदान दुर्घटना हुआ, उसमें बहुत लोगों की जाने गई। कतरास के पास वहां खदान दुर्घटना हुआ, पानी भर जाता था और लोग उसी में जो है वो समाधि स्थल समाधि ले लिए। इस तरह की भी घटनाएं हुई। यानी लोगों ने, मजदूरों ने यहाँ कुर्बानी दी और उस कुर्बानी का नतीजा ये हुआ कि अभी तक यहाँ से जो भी कोयला जिस तरीके से भी निकाला जा रहा है, पहले खदानों से भी, आउटसोर्सिंग से, यानी धनबाद जो है, धनबाद, झरिया, कतरास, जो भी बोले, ये निरसा, ये यहाँ से ऊर्जा देने का काम पूरे देश को किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोग ही ऊर्जा विहीन है, यहाँ के बारे में कोई विकास नहीं। लोगों की जमीन लेकर आउटसोर्सिंग हो रहा है। जैसा कि महेंद्र सिंह राजपाल जी ने भी बताया कि नियोजन नहीं दिया जाता है और आंदोलन भी होता है और आंदोलन को मुआवजा नहीं दिया जाता है और उसमें लोगों को जो है दबाने का, डराने का, भय का वातावरण भी बना दिया जाता है, माफियाओं का सहारा लिया जाता है। हाँ। तो इस तरह का एक जो माहौल है, ये दहशत का माहौल है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि झारखंड में जो खनिज संपदा के लिए धनबाद जाना जाता है, खासकर कोयला के लिए, है ना, और अच्छी क्वालिटी का कोयला, है ना जी, इस कोयला की लूट मची हुई है। और इस लूट में सिर्फ सरकारी स्तर पर मीटिंग होती है, प्रशासन स्तर पर मीटिंग होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। सभी को विटामिन ए की खुराक चाहिए और वो एक सिस्टम बना हुआ है। और मैं एकदम, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक एक झरिया, धनबाद के दिलों में आपको सुनने को मिलेगा, चर्चा का विषय मिलेगा कि आज कोयले की जो लूट मची हुई है, अवैध ढंग से माइंस चल रहा है, उसमें लोग दब जाते हैं, लोगों की जान जो है जोखिम में है। और वो मजदूर गरीब तबका है, थोड़े से पैसे के लिए दमोई चले जाते हैं, दाव पर लगा। तो इस तरह का माहौल है, बहुत ही दुर्भाग्य है। इसको झारखंड में, खासकर धनबाद, इसको देख के एक बड़ी छोटी सी मिसाल याद आ रही है कि जहां जहां पे शराबबंदी कर रखी है, वहां वहां शराब बहुत आसानी से उपलब्ध है। जी जी जी, लेकिन उसका फायदा सरकार और आम जनमानस को ना होते हुए एक विशेष वर्ग को, एक विशेष तबके को हो रहा है। चाहे वो उस वहां लिकर माफियात होते हैं, यहाँ शायद कोल माफियात होते हैं, जिनकी स्टोरी कई लोगों ने शायद बॉलीवुड में भी देखी हो। जी, बिलियंस ऑफ वसेपुर, उसमें शायद कोयले के ही देश पे बनाया, लेकिन आज वो चर्चा का विषय नहीं है। आज चर्चा का विषय है झारखंड का उदय और मौजूदा स्थिति। अब आते हैं वापस महेंद्र सिंह राजपाल साहब के पास। क्या लगता है कि जब से ये सारी चीजें शुरू, इसका इतिहास क्या रहा? कोयले की खनन का मैं विशेषकर बात करना चाहूंगा। इसमें राजनीतिक माफिया और प्रशासन का गठजोड़ कैसे क्या रहा और किस तरह से नुकसान होता रहा यहाँ की आम जनता का। पहले यहाँ अंडरग्राउंड माइंस होती थी जी,
जिसमें कि 400 फुट तक अंदर लेबर जाते थे और उनकी जान जोखिम में रहती। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, नई तकनीक आई, तो उसमें ओपन कास्ट हो गई, ओसीपी जिसको कहा जाता है, ओपन कास्ट परियोजना तो प्रोजेक्ट। ये जो है इसमें क्या है, ये लोग ब्लास्टिंग करके, डायनामाइट से ब्लास्टिंग करके कोयले को निकालते हैं और फिर नीचे मशीनें जाती हैं और नीचे से कोयला ऊपर आ जाता है। तो इसमें क्या है कि अभी एक नया सिस्टम जो आउटसोर्सिंग का इन्होंने किया है, तो आउटसोर्सिंग में जो लोग लगे हैं वो बाहर की कंपनियों को लेने ही नहीं देते हैं टेंडर, चूंकि इनका मुख्य उद्देश्य रहता है कोयला चोरी। ये रेट कम करके टेंडर डालते हैं और इनको टेंडर मिल जाता है। और ये बीसीसीएल को कोयला कम देते हैं, अपने कोयला ज्यादा लेते हैं, जिसमें सारे अधिकारियों की, प्रशासन की मिलीभगत है। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि ऊपर से लेके जो राज्य के सबसे बड़े नेता, जाहिर सी बात है मिकिया की जानकारी के बिना तो नहीं है, इस जानकारी के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता है। तो यहाँ जो अफसरों की ट्रांसफर होती है, ठीक होती है, कहा जाता है कि उसमें बहुत बड़ी रकम की डिमांड होती है और हमेशा उनको रकम पहुंचानी पड़ती है। धनबाद एक बहुत ही अत्यंत कमाऊ जगह है। यहाँ कहा जाता है कि पैसा उल्टा पकड़ने वाला होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ये कहावत हम लोग के सामने सच हो रही है। हम लोग आज 20 साल से ही देख रहे हैं कोयले की अवैध लूट मची हुई है, रातों रात लोग करोड़पति हो जा रहे हैं। अभी भी आज 2 दिनों से धनबाद में 14 ठिकानों पर ईडी छापामारी कर रही है जी, जिसके हाथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हैं, जिसमें अधिकारियों की और ये जो आउटसोर्सिंग के मालिकों की मिली भगत के ये दस्तावेज है, और करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त की है और करोड़ों की अवैध संपत्ति के कागजात मिले। रईस साहब से एक और सवाल था, क्या लगता है यदि राजनीतिक परिवेश में कुछ परिवर्तन होता है, किसी और पार्टी का यहाँ पे उदय होता है, तो क्या लगता है आपको, क्या वो मौजूदा सरकार से या जो पुरानी सरकारें रही हैं, क्या उससे बेहतर वो काम कर पाएंगे, या यहाँ का उदय करने के लिए, यहाँ का भला करने के लिए यहाँ का ही आदमी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि राजनीति की जहाँ तक बात है, तो इस तरह का यहाँ माहौल है कि छोटे-छोटे जो राजनीतिक पार्टियाँ बनती हैं, लेकिन वह टिक नहीं पा रही। जैसे बाबूलाल मरांडी जी जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, वो पहले मुख्यमंत्री भाजपा से बने थे। उसके बाद उन्होंने अपना एक अलग पार्टी बनाया और फिर जो है उनको उसी पार्टी में फिर पुनः वापस आना पड़ा। तो इस तरह से बहुत सारी पार्टियाँ बनती हैं, लेकिन उनको दबाव, भय के वातावरण से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर और दूसरी पार्टी क्या करे भी, वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रही है। तो इसी तरह का माहौल है। झारखंड में जो सोच करके सही मायने में झारखंड का उदय हुआ, लोगों में एक था कि नहीं, झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है, बिहार से अलग हुआ, बिहार में तो कुछ रहा नहीं, वहाँ तो केवल खेती-बाड़ी का माहौल है और जो है वहाँ बाढ़ का जो है ये है, वहाँ कुछ उस तरह का है नहीं। तो आज ये देखा जाए कि तो बिहार बल्कि बहुत ही ठीक है, लेकिन हमारा झारखंड जो है, जी। वो खनिज संपदा से भरपूर रहते हुए यहाँ से रॉयल्टी सरकार को तब जाती है, लेकिन यहाँ इस तरह का लूट मचा है और कुर्सी पर बैठने के लिए लोग जो हैं, चुनाव आता है तो बहुत तरह का गेम हो जाता है। ये चुनाव से पहले मैया सम्मानी योजना हो गया, लोगों के खाते में आ गया, या बिहार में भी उसी तरह की स्थिति बनी, ये 10,000 रुपया जो है वहाँ दिया गया, वही स्थिति यहाँ का फॉलो किया गया बिहार में। तो स्थिति अजीबो-गरीब है। मतलब अगर इसका निचोड़ निकाला जाए तो ये हुआ कि जनता को भी अब फौरी तौर पे जो लाभ मिल रहा है, चाहे वो 2,500 लाडली बहन, चाहे वो अभी जो बिहार में हुआ 10,000 वाला, या यहाँ जिस भी नाम से वो योजना चली हो, चाहे महाराष्ट्र में लाडकी बहन, जब तक आप इसके परे होके नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपकी दशा और दिशा ठीक नहीं होगी। ये चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, क्योंकि अगर कुछ एक जगहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहें तो अभी भी पिछड़ी हुई हैं ना। अगर उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी जगहों पे भी अभी भी वो अंडर डेवलपमेंट, क्या वहाँ पे डेवलपमेंट पहुँचा ही नहीं। वही हाल झारखंड का है, वही हाल बिहार का है। तो अब शायद जनता की जिम्मेदारी बनने लगी है कि वो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए नेता चुनने से पहले वो फौरी तौर पे क्या दे रहा है, उससे बेहतर है वो ये देखें कि उसका रोड मैप क्या है। राजपाल साहब से इसी के मद्देनजर एक सवाल पूछ लेते हैं। राजपाल साहब, अगर जनता सोचे भी तो कैसे सोचे, क्योंकि राजनीतिक परिवेश ने जो सबसे ज्यादा वर्ग वोटर का है उसको तो मजबूर ही छोड़ रखा है, और
वो उतना शिक्षित भी नहीं है, वो उतना प्रभावशाली भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों से उबरने के लिए क्या स्वयंसेवी संस्थाओं की आवश्यकता पड़ेगी, या पत्रकारिता का जो उत्तर है वो ना हमसे छुपा है, ना आपसे छुपा है, ना आज की डेट में देश से छुपा है। अब आवश्यकता किस चीज़ की पड़ रही है कि अब हमारा देश भी, क्योंकि मैं सिर्फ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या इस तरह के स्टेट की बात नहीं, मैं पूरे देश की बात करना चाहूँगा। क्योंकि आज अगर खनिज संपदा के मामले में झारखंड ग्रोथ करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है, ताप ग्रहों में कोयला पहुँचेगा तो बिजली सही जगह पहुँचेगी, और बिजली पहुँचेगी तो हर एक जगह मेरे ख्याल से डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए अब जनता को कि वो इन सब झावलों से बाहर निकल के अपने विकास के लिए वोट करें। देखिए, जब समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता हो, तो हर क्षेत्र में होता है। कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है। आज आपका जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं, आज सारे जगह नैतिक मूल्यों का पतन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के नेताओं को यहाँ की जनता का जो कमज़ोर नर्क है ना, वो जानकारी है। ये जाति और धर्म के नाम पर हर बार, हर चुनाव में ये जाति और धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, और हमारी जो है कहीं न कहीं हमारी जो जनता है, जो इस विश्वास पर वोट दे देती है कि नहीं भाई ये नेता हमारा है, और लेकिन वहीं ठगी जाती है। हर बार यही होता। यहाँ सबसे पहले यहाँ चुनाव की प्रक्रिया को हम लोगों को बदलना होगा। इस तरह से चुनावी प्रक्रिया होगी कि हर जो है अ, ऐसा हो कि नेता की जो एक क्राइटेरिया फिक्स हो। मंत्रियों का अनपढ़, आज देखिए एक अनपढ़ मंत्री बन जाता है। केंद्र सरकार में उसके अंडर में करोड़ों-करोड़, लेकिन एक ग्रेजुएट इंसान, वो नेता नहीं। तो एक नेताओं का सबसे पहले ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि ग्रेजुएट हो, वही चुनाव लड़ सकता है। तभी यहाँ के लोग जो हैं, माने इनको इनका पर हक सही मिलेगा और ये सही नेता चुन सकेंगे। राजपाल साहब, डिग्री वाली बात आई। अभी पड़ोसी राज्य के एक उप मुख्यमंत्री हैं, वो तो कैलिफोर्निया से अपना डिलीट का डिग्री दे दिए। एक डिग्री महामानव के ऊपर भी है। महामानव वो जो नॉन बायोलॉजिकल हैं, मैं उनके विषय में बात कर रहा हूँ। उनके डिग्री का विवाद इतना है कि एक बार हमारे देश के गृह मंत्री डिग्री दिखाते हैं, फिर उसके बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और उसमें एफिडेविट दिया जाता है कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती साहब? हमारे नेता हैं, कथित व घोषित विश्वगुरु हैं। चलिए इतने नहीं आते हैं, लेकिन अगर डिग्री वाला सेगमेंट रहता है तो जहां इतने दस्तावेज बन जाते हैं, ये लोग तो कोई भी डिग्री, कहिए कैलिफोर्निया का, बता दें ऑक्सफोर्ड, ये नालंदा वाला था, उसकी नियमित रूप से जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, एक जांच होनी चाहिए। कोई भी अगर फर्जी काम करता है तो कोर्ट है उसके लिए, हर चीज़ है, इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, देखिए और पहले क्या होता था कि राजनीति में अपराधी आते, अब क्या है, अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया। अब पहले राजनीतिज्ञ जो होते थे वो अपराधियों की मदद लेते थे अपना चुनाव लड़ने, और अब वो अपराधी क्या खुद राजनीतिज्ञ हो गए हैं। सबसे बड़ी इस देश की दुर्भाग्य यही है कि अपराधियों का राजनीतिकरण हो चुका है। इस चीज से हम लोगों को कहीं ना कहीं उभर के आगे आना होगा, और इसके लिए एक व्यवस्था करनी होगी ताकि अपराधियों का राजनीतिकरण न हो। जिस पर 2 केस है या 1 केस है, उनको चुनाव लड़ने से बिल्कुल रोकना चाहिए। अभी आप पीछे एक अखबार ने डाटा भी निकाला था और एक चैनल ने भी डाटा निकाला था कि 40% अभी जितने सांसद है, कितनों पर हत्या, मरण, बलात्कार के केस दर्ज। जी, यही चीज का मैं विरोध करता हूँ कि इसी से मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे नेता हैं, मंत्री या विधायक, उन्हें सारे पढ़े लिखे हों और इनके पास एक डिग्री होनी चाहिए, ताकि पढ़े लिखे लोग अपराध तो ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन वो प्लानिंग अपराध नहीं करते, उनसे अनायास अपराध हो जाता है। पढ़े-लिखे लोग मेरे ख्याल से प्लानिंग अपराध नहीं करते हैं। देखिए, ये जो लोग, ये नेता किस्म के लोग जो आज जिन अपराधियों का राजनीतिकरण है, ये प्लानिंग अपराध करते हैं। ये शुरू से ही प्लानिंग बना के, इस तरह की राजनीति से अगर हम लोग बचेंगे तभी हम लोग के देश की तरक्की संभव है, विकास संभव है। रही आपसे एक सवाल था, जिस तरह से अमेरिका में होता है फेस टू फेस डिबेट वाले जो राउंड होते हैं, अगर उस तरह की चीज़ें, क्योंकि अगर हम लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी की बात करें तो उन्होंने एक बार चैलेंज किया था कि नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ में आके ओपन डिबेट कर लें। वो आज तक उसका कोई उत्तर नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुनाव में अगर ओपन डिबेट, क्योंकि अगर नेशनल टीवी के ऊपर मुर्गों की तरह लड़ाया जा सकता है लोगों को,
तो जो हमारे नेता, जो हमारी अगुवाई करने वाले हैं, जो हमारे टैक्स के पैसे से जिनको डीजल, पेट्रोल, टोल, इवन यहाँ तक कि एक बार भी विधायक बनने पे आपको जो है पेंशन आजीवन मिलेगी, लेकिन एक अन्य किसी भी सरकारी नौकरी में अब ऐसा नहीं बचा है। ये एक दूसरा मुद्दा है, कभी इसके भी चर्चा होगी। लेकिन क्या डिबेट कराना बेहतर ऑप्शन हो सकता है? आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा। जी, बिल्कुल, डिबेट होना चाहिए और जो सुप्रीमो हैं पार्टी के, वो उन लोगों को बैठा करके डिबेट हो तो पता चले। लेकिन डिबेट आपने ठीक कहा, यहाँ डिबेट होता है सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने के चलते मुर्गों की तरह लाया जाता है और आपस में ये तरह की लड़ाई भी हो जाती है कि वो अजीबो-गरीब लड़ाई हो जाती है, एकदम मारते ही देते वो देखती है तो मारते ही दिखने लगी है। तो बहुत ही ये डिबेट जो है पिछले हफ्ते तक चली जाती है ये कभी, और उसका कोई आज तक मैंने निष्कर्ष निकलते हुए नहीं देखा। ऐसा हम लोगों को लगता है कि ये धरती फट जाए, हम लोग समा जाए। कभी-कभी इतने संसार हो जाते हैं हम लोग, इतने बड़े-बड़े नेता राजनीतिक रूप से इतनी घटिया घट का इस्तेमाल करते हैं कि हम लोगों को लगता है कि ये धरती फट जाए और हम लोग समा जाए। डिबेट अगर होना चाहिए तो शिक्षा पर डिबेट हो, डिबेट होना चाहिए बेरोजगारी पर डिबेट हो, स्वास्थ्य पर, वाद पर हो, लेकिन नहीं, ये अजीब धर्म पर एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। ये विडंबना है अपने देश की और उन मीडिया हाउसों की जो इस तरह का डिबेट कराते हैं। अब तो टीवी देखना लोग छोड़ दिए हैं कि ये कोई दो राय नहीं, आप टीवी देखना लोग एकदम छोड़ दिए हैं, अवॉइड कर दिए हैं और ये समाचार को सारे दिन भर चलाया जाता है जिसमें पता नहीं मीडिया हाउस का क्या पर्सनल इंटरेस्ट रहता है। शायद गांधी जी में बहुत विश्वास करते हैं और यही कारण है कि आज उन पर दूधी मीडिया का मोहर लगा हुआ है। बिल्कुल जी। हालांकि हमारा जो चौथा स्तंभ है ये समाज का सजग प्रहरी है। मीडिया हाउसों को चाहिए कि अपनी भूमिका अच्छे तरीके से निभाए ताकि जनता में एक बार फिर से मीडिया के प्रति विश्वास जगे। अब मीडिया का सम्मान रह कहाँ गया? यही हम लोग चाहते हैं कि मीडिया का सम्मान फिर से स्थापित है। मीडिया जो है अपनी भूमिका सही ढंग से निभाए। हाँ देखिए, मैंने पहले ही कहा समाज में जब नैतिक मूल्यों का पतन होता, ये मीडिया के लोग भी इससे छूते नहीं। लेकिन फिर भी मीडिया की जितनी जिम्मेवारी है, उस तरह से समझते हुए मीडिया को बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। और कहीं न कहीं समाज के लोगों के हित में और देश के लोगों के हित में अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। देखिए, जब मीडिया की बात आई है, चल रही है, तो मैं भी इस पर 2 शब्द इसलिए कि मैं मीडिया से तो बिलॉन्ग करता ही हूँ और मैं मीडिया संस्थान जो राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत है, का मैं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज ये देखिए, अपने अपनी सुरक्षा, हक, अधिकार, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए हमने यहाँ आंदोलन कर रखा है और इस आंदोलन में पत्रकारों की जो है भूमिका, इसमें भी मुझे देखने को मिल रही है कि वो पत्रकार संस्थान, वो इसमें साथ नहीं देते हैं, जो कि वो पत्रकार तो कहलाते हैं, लेकिन वो बड़े-बड़े संस्थान जिन पर गोदी मीडिया का मोहर लगा है, पूंजीपति वो चलाते हैं, उनकी कलम वहाँ गिरवी रखी है, उनकी आवाज़ वहाँ दबी हुई है, वो तासे सुधेंगे नहीं। तो आज जो है सही मायने में पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार अपनी जान हथेली पर रख के जान की कुर्बानी देकर अपनी जो है वो ये कर रहे हैं। उनकी हत्याएँ हो रही हैं, नित्य दिन जो है वो उन पर हमला हो रहा है और ये सरकार देखिए, यहाँ विधानसभा में आज तक किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाया और इसे पारित करना तो दूर की बात है। बगल में छत्तीसगढ़ है, वहाँ जो है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन झारखंड में पत्रकारों के लिए पत्रकारों की दशा इतनी खराब हो गई है कि जो है किसी को कोई चिंता ही नहीं है। एकदम अजीब पत्रकार जब कुछ काम रहता है, नेताओं को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकारों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर जो है उन पर किसी तरह का जो है उनकी दिशा दशा बदलने के लिए कोई नीति तय नहीं करते हैं, सुरक्षा तक की गारंटी नहीं है और तो छोड़ दीजिए। तो आपने देखा झारखंड के उदय से लेके मौजूदा स्थिति तक हमने आपको रूबरू कराया महेंद्र सिंह राजपाल जी और ज़हीरुद्दीन साहब, जिन्होंने मौजूदा स्थिति में जो पत्रकारों की यहाँ झारखंड में स्थिति है उससे ही आपको अवगत करा दिया और उन्होंने आप अपने आंदोलन के विषय में उन बता दिया है कि क्यों, क्या और कौन-कौन जिम्मेदार है इस दुर्दशा के लिए। और राजपाल साहब ने अब तक अपना पूरा जितना भी एक्सपीरियंस था वो आपके साथ में शेयर किया। ये हमारी इनके साथ में पहली गोष्ठी थी, लेकिन इसका भाग 2 भी आपके समक्ष में ज़रूर लाऊँगा क्योंकि अभी बातें बहुत सारी बाकी। झारखंड छोटा सा राज्य नहीं है और मुद्दे भी बहुत मजबूत हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं। अगले एपिसोड में आपके साथ में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।